में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर समेटकर आपके लिए लाए हैं एक खास अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आपके सरोकार की हर खबर, हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है। खबर प्रदेश की, खबरें देश और विदेश की, फटाफट खबरों के फॉर्मेट से अलग, कम समय में हर खबर की हर डिटेल, हर अपडेट पूरी डिटेलिंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज स्टेट पर 25 मिनट 25 खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बिछुआ कस्बे में सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। यहां एक बार फिर से सीएम शिवराज सख्त तेवर में देखने को मिले और यहां यूं कहे तो सीएम शिवराज का एक्शन जारी है। उनके खिलाफ जो लापरवाही बरत रहे हैं, यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज ने सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौरसिया और बिछुआ सीएमओ चंद्रकिशोर भावरे को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि सीएमएचओ को पिछले दौर में छिंदवाड़ा से हटाया था, फिर भी वो पदस्थ थे, जबकि बिछुआ सीएमओ के बारे में शिकायत थी कि वो नहीं आ रहे हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने इशारों में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए भी वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब छिंदवाड़ा आता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है और घोषणा भी कहने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने घोषणा की उसे पूरा भी किया। आज जो लोकार्पण किए वो घोषणा ही तो थी जो पूरी हुई। मैं सिर्फ छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे और जिद करेंगे तो उनको फिर सरकारी नौकरी में रखने का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहां आया तो मैंने पूछा बिछुआ का हाल क्या है, तो कहने लगा साहब सीएमओ है ही नहीं, अब मुख्यमंत्री है और सीएमओ यहां नहीं है तो नौकरी काहे को करें, उनको भी मैं सस्पेंड कर देता हूं बिछुआ का सीएमओ। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रदेश पार्टी के दफ्तर पहुंचे और अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भानु प्रतापपुर की जनता का आभार जताया और कहा कि ये भानु प्रतापपुर की जनता की जीत है। साथ ही साथ मोहन मरकाम ने भानु प्रतापपुर की जीत को सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल बताया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट था। मिशन 2023 से पहले ये उपचुनाव को जीतना कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पकड़ पहले भी बस्तर संभाग में रही है। ऐसे में बस्तर संभाग के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सीट कांग्रेस के हाथ से कैसे जा सकती है। बीजेपी को बस्तर संभाग में एंट्री नहीं बल्कि शिकस्त मिलती रहेगी और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के कंधे पर बंदूक रख के भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतना चाहती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर वहां की जनता ने पानी फेर दिया है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर चलती थी, बस्तर की जनता और भानु प्रतापपुर की जनता समझ चुकी है। आने वाला 2023 के चुनाव में भी यह चुनाव हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होती दिख रही है। प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जैसे गुजरात में चौथी बार बीजेपी सत्ता में आई है, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी अगली विधानसभा में भी सरकार बनाएगी। इधर बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर से शहर में शराब की दुकानें खुलने पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश में मेरी भूमिका वो रहेगी जो यहाँ सरकार बनाने के लिए होगी, क्योंकि हम फिर सरकार बनाएंगे, प्रचंड मतों से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का यहाँ सफाया हो चुका है, कांग्रेस के पास कोई चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बचा है। दिग्विजय सिंह जी बाहर निकलते हैं तो वोट कम हो जाते हैं, उनको देख करके तो कोई बचा नहीं है ऐसी स्थिति में। और हालत ये होगी कि मुझे लगता है जैसा गुजरात का रिकॉर्ड बना है ऐसा मध्य प्रदेश का भी बन जाएगा। अब हम बहुत लंबे समय के लिए यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 8 साल के बच्चे तन्मय को कई घंटे बीतने के बाद भी नहीं निकाला जा सका है। बच्चे को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने बोर के समानांतर 44 फीट गहरा गड्ढा खोदा है। साथ ही 8 फीट तक टनल बनाई गई है। टनल को 4 फीट तक और बनाया जाना है।
एडीएम शामेंद्र जायसवाल ने बताया कि सुरंग बनाने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। पत्थर और चट्टानों के कारण सुरंग बनाने में परेशानी आ रही है। अभी हम हॉरिजॉन्टल बोर के साथ में टनल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। टीम को 10 फीट अंदर जाना है। 8 फीट तक सुरंग खोद ली गई है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग और हैमरिंग के जरिए आगे टनल बनाई जा रही है। हमारी एनडीआरएफ की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसमें 3 बाय 3 फीट की एक सुरंग नुमा रास्ता बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आदमी जो भी रेस्क्यूअर वो अंदर जा सकेगा और बालक तक रीच कर सकेगा। उसके लिए 8 बार डिगिंग की आवश्यकता है और उसमें से 6 बार डिगिंग हो चुकी है। अब सब्बल से और मैन्युअली उतने एरिया को तोड़कर उसमें से माल निकालकर फिर अंदर जाने का प्रयास किया जाएगा। उसके पीछे भी पत्थर की एक चरत है, उसको भी तोड़ा जाएगा और बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बैतूल में तन्मय मंगलवार को बोरवेल में गिरा था और आज शुक्रवार है, लेकिन तन्मय अभी तक बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। जिंदगी और मौत के बीच बहादुर तन्मय जंग लड़ रहा है। इधर तन्मय के माता पिता भी उसके इंतजार में बैठे हैं कि कब उनका लाल बोरवेल से बाहर निकलेगा। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीम जल्द तन्मय को बोरवेल से बाहर निकाल लेगी। दरअसल उसमें क्या है कि मशीन से काम करने में एक तकलीफ ये आ रही है कि हम नजदीक पहुंच गए हैं उसके, पर वो मशीन का वाइब्रेशन नहीं झेल पाता है। वो नीचे अभी फिर सरक गया था 3 इंच। तो ये एक डर सता रहा है कि अगर मशीन से काम किया और वाइब्रेशन से और नीचे चला गया तो दिक्कत आएगी। तो अब हाथ से काम उसमें किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आठनेर थाना क्षेत्र के मांडवी में मंगलवार को एक 8 साल का बच्चा तन्मय साहू बोरवेल में जा गिरा, जिसके बाद से प्रशासन लगातार तन्मय साहू के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है कि तन्मय को बचा लिया जाए। लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने पत्थर और पानी सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं, इसलिए तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक सफल नहीं हो सका है। तन्मय साहू की मां अपने लाल को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकलने की आस में बैठी है। कोई बड़े सर बड़े अफसर उनका लड़का रहता है, ऐसा जैसे घूमने जाते समझो, जंगल में गिर जाता तो क्या इतना टाइम लगाते आप लोग? हाँ, इतना टाइम लगाते क्या? हमारा छोटा परिवार का छोटा सा बच्चा है, वो तो गरीब लोग है, तो नहीं तुम अभी कुछ नहीं करना चाह रहे। कितना दिन हो गया, आज मंगलवार से आज शुक्रवार हो गया, कितना टाइम हो गया। अब उसको क्या हुआ क्या नहीं वो भी नहीं बता रहे, एक नजर देखने भी नहीं दे रहे कम से कम। और तेजस्विनी पिक्चर में देखो, उसने 1.5 दिन में निकाल दिया था, रात भर और दूसरे दिन भर में बस उसने निकाल के तुरंत दिया और वो वहीं रुकी रहे। उसने अन्न का मुंह में एक बूंद भर पानी भी नहीं डाला था। पिक्चर खड़ा तो कम से कम उससे तो कुछ सीखवन लो। हर कोई जिंदगी पिक्चर के जैसी है। बैतूल जिले में मांडवी इलाके में तन्मय के बोरवेल में गिरने से और तन्मय को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बावजूद इसके 8 साल के मासूम के सकुशल वापसी के लिए दुआओं का दौर भी जिले में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल में तन्मय पढ़ता है उस स्कूल के स्कूली बच्चे और टीचर भी तन्मय के सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही स्कूल में बच्चों की ओर से गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा रहा है। स्कूल की टीचर भी तन्मय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और कहा कि तन्मय पढ़ाई में भी अच्छा है, बस अब बोरवेल से तन्मय सुरक्षित बाहर निकल जाए। इसके लिए स्कूल में भी प्रार्थना का दौर जारी है। तन्मय को लेकर हमारे स्कूल में गायत्री मंत्र का जाप करवा रहे हैं। भगवान को उसकी दीर्घायु के लिए उसका मंत्र जाप करवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए तन्मय पढ़ाई लिखाई में कैसा रहा है? ठीक था पढ़ाई लिखाई में, होमवर्क भी करके लाता था, डेली स्कूल में भी आता था। इंदौर शासकीय नवीन लॉ कॉलेज मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 सदस्यीय रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा मंत्री ने प्राचार्य और सहायक प्राध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही 3 गेस्ट टीचर को भी हटा दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पूरे मामले की जांच के लिए 4 दिसंबर को 7 सदस्यीय समिति गठित की थी। इस कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट विभाग को सौंप दी, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्राचार्य डॉक्टर इनामुर रहमान और डॉक्टर बिरजा मोजीज बैग को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। तो वहीं 3 गेस्ट टीचर को फॉलन आउट किया है। शिक्षा विभाग में लॉ कॉलेज इंदौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ पर इस महाविद्यालय में
प्राध्यापक और प्राचार्य के संरक्षण में कुछ आपत्तिजनक साहित्य का अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। ये घोर आपत्तिजनक है। हमने इसकी जांच कराई और जांच में पाया गया कि प्राचार्य और स्थायी प्राध्यापक जो वहां पर इस घटना में इन्वॉल्व थे उनको हमने सस्पेंड किया है। इधर इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज के विवाद मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और शासकीय लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले पर सख्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि शांति वाले टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में नफरत को पनपने नहीं देंगे और न ही बर्दाश्त करेंगे, इसलिए इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो तत्कालीन प्रभाव से उन पर कर दी थी। प्राचार्य दोषी जो भी शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और इन सब की प्रोफाइल की भी हम जांच करा रहे हैं। ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं। क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सब की बारीकी से जांच इन सब की जा रही है और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। समरसता पर कोई भी आंच न आए, इसकी चिंता पूरी सरकार पूरे तरीके से करेगी। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद सूबे के पूर्व सीएम रमन सिंह ने अब प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और आईटी की कार्रवाई होगी, जिसमें जल्द काले चेहरे उजागर होंगे। जो करप्शन में लिप्त हैं वो बचेंगे नहीं। जहाँ जहाँ करप्शन है वहाँ वहाँ ईडी जाएगा, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी आएगी। यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है, इसलिए आई है नहीं, स्थायी रूप से बैठी हुई है। अभी तो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कोई बच नहीं पाएगा। ये जितने लोग अभी कंबल ओढ़ के बैठे हैं ना, जो करप्शन में उस कोयले की दलाली में जिनके हाथ और चेहरे रंगे हुए हैं, कोई बचेगा नहीं। बिहार के कुड़नी उपचुनाव में महागठबंधन की करारी हार देखने को मिली है। एक बार फिर से कुड़नी की जनता ने एनडीए के प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है और कुड़नी विधानसभा की सीट पर एनडीए के प्रत्याशी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। कुल मिलाकर कहें तो कुड़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार ने महागठबंधन में खटास पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि जिस रिजल्ट का लालू यादव तक इंतजार कर रहे थे वो चुनाव जेडीयू हार गई है। पार्टी के अंदर पहले से घमासान मचा हुआ है। अब सहयोगी दलों ने भी नीतीश कुमार पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भी महागठबंधन पर करारा हमला किया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश पहले वाले नीतीश नहीं रहे। कुड़नी की जनता ने उन्हें इसलिए सबक भी सिखा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित होने का दावा भी किया। जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम अति पिछड़ा के नेता हैं, हम दलित के नेता हैं, महादलित के नेता हैं, तो कुड़नी का उपचुनाव ये साबित कर दिया कि अति पिछड़ा दलित, चाहे पासी समाज के लोग हों, पासवान समाज के लोग हों और जितनी भी जातियां हैं दलित में, उस सब लोगों ने महागठबंधन को नकार दिया और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोग विश्वास व्यक्त किया और कुड़नी का चुनाव हम जीते। ये हमारी जीत है और भविष्य में मॉर्निंग सोच दी डे होता है। देखिए, मॉर्निंग सोच दी डे होता है। रात है ऐसी तो सुबह का आलम क्या होगा। तो सुबह का आलम हमारे पक्ष में है, हमारी जीत हुई है और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हमारी भारी जीत होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का जनादेश आ चुका है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता ने राज बदला है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत दिया गया है। हिमाचल कांग्रेस में भी प्रचंड जीत के साथ काफी गदगद नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस कमेटी में सीएम फेस को लेकर सियासी उठापटक देखी जा रही है। वीरभद्र सिंह की पत्नी और पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह खुद को सीएम का प्रबल दावेदार मान रही हैं, तो दूसरी ओर पूर्व पीसीसी चीफ सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लिहाजा विधायक दल की बैठक में किसे नेता चुना जाएगा ये देखने वाली बात है। इन सब के बीच प्रतिभा सिंह ने इमोशनल कार्ड खेलकर अपनी दावेदारी को और मजबूत बनाने की वो जुगत में लगी हैं।
आप ये जानते कि ये चुनाव हमने वीरभद्र सिंह जी के नाम पे जीता है, उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं की तस्वीर लेकर, उन्हीं के काम को देखते हुए लोगों ने वोट डाला है। तो आप क्या इस मकाम पर वीरभद्र सिंह की फैमिली को नजरअंदाज कर सकते हैं? दैट इज वन प्राइम क्वेश्चन। तो व्हेन यू कैन नॉट निग्लेक्ट हिम, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर कि दिस इज द फैमिली जिन्होंने 60 साल तक प्रदेश की सेवा की है ना, इस मकाम पर हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया। तो वीरभद्र सिंह के काम थे जो आज भी बोलते हैं, और वीरभद्र सिंह हर व्यक्ति के दिल में आज भी वो है, और लोग उनको उसी तरह से याद करते हैं। लोगों की चाह है, लोग चाहते हैं कि ये जो वीरभद्र सिंह जी ने काम किया उनकी फैमिली क्यों नहीं कर सकती। हिमाचल में कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद अब सीएम पद के चुनाव के लिए दौड़ शुरू हो गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला पहुंच गए हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस के विधायकों से बैठक करेंगे। तीनों दिग्गज नेता शिमला के होटल रेडिसन में रुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तीनों नेताओं का शिमला पहुंचने पर स्वागत किया और इस मौके पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जीत की बधाई दी। का योगदान रहा है और खड़गे जी का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत, उनको भी बधाई। सोनिया जी और राहुल जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त का योगदान रहा है और खड़गे जी का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत, उनको भी बधाई। सोनिया जी और राहुल जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपना 76वां जन्मदिन राजस्थान के रणथंभौर में मनाएंगी। वो 4 दिन के दौरे पर राजस्थान आई हैं। उनका जन्मदिन मनाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राजस्थान में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव परिणामों के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बीच से ब्रेक लेकर राहुल गांधी समेत पूरा गांधी परिवार आज रणथंभौर नेशनल पार्क में है। गांधी परिवार यहां सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। गांधी परिवार गुरुवार शाम को ही यहां पहुंच गया था। गुरुवार शाम की पारी में सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रणथंभौर में टाइगर सफारी की। इस दौरान उन्होंने मालिक तालाब की पाल पर बाघिन के दीदार किए। इसी के साथ गूलर तलाई पर एक नए बाघ की अठखेलिया को भी, नर बाघ की अठखेलिया को देखा। इस दौरान पूरा गांधी परिवार जोगी महल भी पहुंचा। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। राजीव गांधी अपने परिवार के साथ जोगी महल में ही रुके थे। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी गांधी परिवार चर्चा करेगा। आपको बता दें कि राजस्थान के रणथंभौर गांधी परिवार के लिए बेहद खास रहा है। प्रियंका गांधी हर साल रणथंभौर नेशनल पार्क का दौरा करने अपने परिवार के साथ भी पहुंचती हैं। ये गांधी परिवार का रणथंभौर के प्रति गहरा लगाव है। इसलिए सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूरा गांधी परिवार आज यहां एक साथ आया है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आज साकेत कोर्ट में आरोपी आफ्ताब की पेशी हुई। आफ्ताब की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। जांच टीम ने अदालत को बताया कि अभी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय चाहिए। साथ ही आफ्ताब के रिमांड को बढ़ाने की भी मांग की। इसके बाद अदालत ने आफ्ताब की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि साकेत कोर्ट बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगी। जांच अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि पहले आफ्ताब को फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन सुरक्षा कारणों से फैसला बदल दिया गया। बता दें कि 28 नवंबर को आफ्ताब का रोहिणी के एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था, जिसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर वापस जा रही थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। इंदौर में कमिश्नर सिस्टम प्रणाली को लागू हुए 1 साल पूरा होने पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण जारी मिश्र ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमिश्नर व्यवस्था लागू होने के बाद से इंदौर में डकैती की एक भी वारदात नहीं हुई है। वहीं संपत्ति विवाद में भी कमी आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनसंख्या को देखते हुए जिले में जल्द 3 नए थाने खोले जाएंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। जहां पिछले समय में, पिछले साल की अगर हम बात करें, बलवा जैसे 34 से 35 मामले हर साल हो जाते थे, वहां इस साल उनकी संख्या में 50% तक की गिरावट आई है। यह घटना, इस तरह की घटनाओं में 17 के आसपास हो गई, कि लगभग आधी घटनाएं हो गई। तो एक बेहतर कानून व्यवस्था की तरफ ये इंगित करती है। साथ ही साथ विभिन्न तरह की सांप्रदायिक चुनौतियों की बात हो या फिर विभिन्न तरह की जो अचानक जो कानून व्यवस्था की स्थितियां पैदा हुई, जिसमें कई तरह की आप जो भर्ती से संबंधित कई विवाद या कई मुद्दों को लेकर के, मुख्य तौर पे अग्निवीर और तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह के आकस्मिक रूप से अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की गई, उसमें पुलिस ने बड़े ही बेहतर ढंग से और बेहतर समन्वय से काम किया। मध्य भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जोनल मुख्यालय बिलासपुर पहुंच गई है और यात्री सुविधाओं को देखते हुए खासतौर पर आधुनिक तकनीकी के साथ ट्रेन को डिजाइन किया गया है। रेल अधिकारी वंदे भारत को पटरी में दौड़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। परिचालन से पहले रेल अधिकारियों के निगरानी में रैक का परीक्षण किया गया। एससीसीआर ने नागपुर, बिलासपुर, नागपुर के लिए वंदे भारत का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है, जिसमें नागपुर से गोंदिया, दुर्ग, रायपुर होते हुए बिलासपुर तक अप डाउन वंदे भारत का परिचालन होना है। ऐसे में अभी भी एससीसीआर को रेल मंत्रालय के फाइनल क्लियरेंस का इंतजार है। रेल अधिकारियों का कहना है कि मंजूरी मिलने के बाद ही वंदे भारत का शेड्यूल और रूट जारी होगा, जिसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। कार्य एक सिस्टम से किया जाता है। ट्रेन आ गई है, ट्रेन का जो मध्य में मार्ग है, दूसरे कंस्ट्रेंट हैं, उसको देखते हुए एक प्रपोजल चला गया है। बट गाड़ी कब चलेगी, कितने समय पे चलेगी, किन दिनों पे चलेगी, इसका निर्णय, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो रेल मंत्रालय का है। हमने क्योंकि रेल प्राप्त हो चुकी है, रेल हमारा प्रस्ताव जा चुका है और आशा है कि हमें शीघ्र ही इसका अप्रूवल मिल जाएगा और जैसा निर्णय रेल मंत्रालय से होगा उसके हिसाब से इसका परिचालन किया जाएगा। जबलपुर में नगर निगम की ओर से एक अनोखी पहल की गई है। बताया जा रहा है कि शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए महापौर गुरुकुल की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही बच्चों की मूवी दिखाने की मांग पर नगर निगम की ओर से बच्चों को देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म भी दिखाई गई है। इस दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने बताया कि इस पहल के जरिए बच्चों को कोचिंग के जरिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चों के खेलकूद और मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बच्चों को महापौर गुरुकुल की ओर से हवाई जहाज की यात्रा कराए जाने की भी योजना है। हम लोगों ने महापौर गुरुकुल चालू किया है। महापौर गुरुकुल में लगभग 2152 बच्चे नगर निगम में जो शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 के बच्चे, उनकी कोचिंग चालू की है। उसके अलावा हम लोगों ने टीचर्स उसमें लगाए हैं जो हमारे स्पोर्ट्स के हैं, बाकी कल्चरल के लिए हमारे टीचर्स लगे हुए हैं। हम रोज शाम को उनको जो उनकी पढ़ाई है, उनका जो सिलेबस है उसको पढ़ाते हैं, जिससे वो बच्चे उनसे कॉम्पीट कर सके जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में और इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए और बाकी यूपीएससी, पीएससी के लिए वो बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, आगे आ सके। श्योपुर के एक निजी अस्पताल में सुविधा नहीं होने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नसबंदी करने के बाद महिलाओं को कोई सुविधा नहीं दी गई। अस्पताल में ना तो बेड की सुविधा थी और ना ही गाड़ी और स्ट्रेचर की, जिसकी वजह महिलाओं को जमीन पर ही लिटाकर ऑपरेशन किया गया। इतना ही नहीं, सर्दी के मौसम में महिलाओं को कंबल तक नहीं दिए गए। अस्पताल में सुविधा नहीं मिलने से परिजन महिलाओं को गोद में उठाकर इधर उधर ले जाते दिखे। वहीं अस्पताल में बिजली भी नहीं थी। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने अनोखी पहल की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेवाली गांव में पुलिस ने दौरा कर जनता से संवाद किया। ग्रामीणों से मिलकर उनको शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान ग्रामीण अपने मध्य पुलिस अधीक्षक को पाकर काफी उत्साहित भी दिखे। इस अनोखी पहल से ग्रामीणों और पुलिस के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे।
राजस्थान और गुजरात के बाद मवेशियों में लंपे स्किन बीमारी की दस्तक अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों मवेशियों में लंपे वायरस के डर ने पशुपालकों को बेचैन कर दिया है। मवेशियों को लेकर पशुपालकों में दहशत का माहौल है। वहीं पशु विभाग के डॉक्टरों की टीम गांव-गांव में कैंप लगाकर घर घर जाकर मवेशियों का टीका लगा रही है, जिससे मवेशियों को लंपे वायरस से बचाया जा सके। विभाग के अफसरों की माने तो लंपे वायरस के लक्षण तो मिल रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। पशु चिकित्सा विभाग मवेशियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट के आने के बाद ही मवेशियों में होने वाली बीमारी का पता चल पाएगा। पन्ना के देवेंद्र नगर रेंज के तेलगवा बीट में बीते बुधवार को एक बाघ की पेड़ से लटका हुआ शव मिला था। बाघ के गले में क्लिच वायर लगा हुआ था। जैसे ही ये खबर फैली, पन्ना से लेकर भोपाल तक की राजनीति सहित प्रशासनिक अमलों में हलचल मच गई, जिसके बाद आनन फानन में सीएम ने वन, राजस्व और पुलिस की संयुक्त बैठक कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम के सख्त निर्देश के बाद डिप्टी रेंजर अजीत खरे और बीट गार्ड अरुण त्रिवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। तो वहीं 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच उप वन मंडल अधिकारी को सौंपी है, जिसकी रिपोर्ट 7 दिन में प्रशासन को देनी है। और अब बात गुरेला पेंड्रा बरवाही की, जहां दानी कुंडी परिसर में 43 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। बताया जा रहा है कि 43 हाथियों का दल अलग अलग गुटों में बंट गया है, जिससे इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं हाथियों के विचरण से धान खरीदी केंद्रों की सुरक्षा को लेकर अधिकारी चिंतित है, जिसके चलते वन विभाग और हाथी मित्र दल लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है। श्योपुर जिले की कोनो सेंचुरी से लगे गांव में महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना जिले के भटपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद हुई गोलीबारी से मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के परिवार का कहना है कि मृतक संदीप खेत देखने गया था और तभी कुछ लोगों ने उसे घेरकर गोली मार दी। मृतक के परिजनों ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर पुराना विवाद है। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति है, जिसको देखते हुए गाँव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया है। और इसी के साथ 25 मिनट 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।